नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने 9.2 में। ठीक है, तो फिर ये आपने क्या पीडीएसए का लेक्चर 9.2। तो फिर इस वीक का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप देखो उसे, और अगर पसंद आए लेक्चर अपना, ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो, तो आप करो कमेंट, बिल्कुल आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और फिर चलिए बाय द वे आज हम क्या करने वाले हैं, मेमोआइजेशन। मेमोआइजेशन क्या होती है? अब बहुत सीधी सी बात है ना, हम ये पढ़ने वाले हैं, बट ये होती क्या है? तो ये एक इंग्लिश वर्ड से डिराइव किया गया है, मेमोआइजेशन। मेमोआइजेशन कहने का सीधा सा मतलब है कि टू रिमेंबर। ठीक है, मेमोआइज करना, मेमोआइजेशन बोल रहे हैं। एक चीज आप समझो कि हम क्या बोल रहे हैं, मेमोआइजेशन, नॉट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन मतलब याद करना, मेमोआइजेशन मतलब सीधी सी बात मैं बताता हूं, अगर कोई काम आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, रिपीटेड मैनर में आप बार बार वही काम कर रहे हो, जो कि आप अगर बार बार करोगे तो फिर क्या होगा, आपको ज्यादा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ेगा उससे। बहुत सीधी सी बात है। तो फिर उस केस में हम यूज करते हैं मेमोआइजेशन के कॉन्सेप्ट का। इसमें हम क्या करते हैं कि जो काम बार बार हो रहा है ना, उसे हम कहीं स्टोर कर लेते हैं। वो मतलब कोई मेथड है, वो बार बार रन हो रहा है, तो वो जो वैल्यू दे रही है, हम उस वैल्यू को कर लेते हैं स्टोर। और जब भी नेक्स्ट टाइम हमें कॉल करना होता है उसे, तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो जो मेथड है वो ऑलरेडी कॉल हो चुका है क्या। अगर वो कॉल हो चुका है तो फिर वो जो वैल्यू है हमारे पास स्टोर में पड़ी हुई है, हम उस स्टोर से निकालते हैं, उसी को यूज कर लेते हैं, हम उस मेथड वगैरह को कॉल नहीं करते। बट अगर वो वैल्यू मतलब वो मेथड कॉल नहीं हुई है, तो फिर हम उस मेथड को करते हैं कॉल भाई। बहुत सीधी सी बात है, नहीं तो नहीं करते। तो फिर यही है आपका मेमोआइजेशन। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेमोआइजेशन को। तो फिर चलिए इस लेक्चर को करते हैं शुरू, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। ये वही सारी की सारी पुरानी चीजें जो भी मैंने आपको बताई थी। इंडक्टिव डेफिनेशन, इंडक्टिव डेफिनेशन से क्या मतलब होता है, सब प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी कई सारी सब प्रॉब्लम्स में वो ब्रेक होगा। ठीक है, और जब वो सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक होगा ना, तो फिर उसके पास कुछ बेस केसेस भी होंगी। ठीक है, रिकर्सिव प्रोग्राम्स और सब प्रॉब्लम्स वही चीज़ है। ठीक है, जो भी मैंने 9.1 वाले लेक्चर में समझा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप पहले ना पिछला लेक्चर देख लिया करो। आप आपको समझने में आसानी होगी, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बाय द वे यहाँ पे वही चीज़ है, फैक्टोरियल का ये बेस केसेस है। अगर वन है, मतलब जीरो का फैक्टोरियल पूछेगा, बेस केसेस है, तो फिर आप वन रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर एन फैक्टोरियल पूछेगा, जैसे 5 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, तो फिर ये इसका बेस केस हो गया। n-1 हो गया भाई, n-2 हो गया, n-3 हो गया। तो फिर कई सारे सब प्रॉब्लम्स में आपने इसे ब्रेक कर दिया, और उसका बेस केसेस भी है, तो फिर क्या वो इंडक्टिव डेफिनेशन है। इंसर्शन सॉर्ट वाले में मैंने आपको बताया, अगर वो एम्प्टी है तो एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो भाई, वरना क्या करो, पहले तो जीरो से लेके सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक को कर लो सॉर्ट, और एक और लास्ट वाले एलिमेंट को उसमें कर दो इंसर्ट। ठीक है, हर स्टेप में स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। ठीक है, हमारे पास बेस केसेस है, और स्टेप में आपने ब्रेक करा, रिकर्सिव आप उसे कॉल कर रहे हो, तो फिर वो क्या है, इंडक्टिव है। ठीक है, और ये फैक्टोरियल का कोड, फैक्टोरियल निकालने का वही सारी चीजें कि n-2 है, n-3 है, जीरो है, कई सारे स्टेप्स हैं और ये सब। तो फिर अब बात आई कि सॉल्यूशन जो है अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम का कैन बी डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशंस टू सब प्रॉब्लम। हम हमें सॉल्यूशन चाहिए, सपोज कर लो फैक्टोरियल का, तो फिर हम उसे कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो फिर हम उसे डिराइव कर सकते हैं कई सारे सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके। फैक्टोरियल ऑफ n-1 था, नेक्स्ट टाइम ये 2 होगा, फिर 3 होगा, ये 4 होगा। तो फिर क्या है, ये हम कई सारे सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन कर रहे हैं, और मतलब इनटू करते जा रहे हैं, जो भी आप मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ पाओ। तो फिर वही हमारा क्या था, इंडक्टिव डेफिनेशन। तो फिर अब बात आई कि जो भी हमारा सब प्रॉब्लम था, जैसे यहाँ आप देखो फैक्टोरियल ऑफ जीरो का क्या होता है, जीरो, वन का वन, फिर हम ऐसा कुछ करते जाते हैं हर बार। ठीक है, बाय द वे फैक्टोरियल ऑफ एन के लिए, और ये उसका कोड रहा। ठीक है, तो फिर एक चीज आप बताओ यहाँ पे, जब भी आप इसमें चेक करते हो फैक्टोरियल ऑफ जीरो, फैक्टोरियल ऑफ वन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें एक वैल्यू की जरूरत कई जगह पे पड़ती है। जैसे सपोज करो फैक्टोरियल ऑफ n-2 है, तो फिर इसकी जगह आपको मतलब इसकी जरूरत आपको दो तीन जगह पड़ सकती है। तो फिर हर बार आप इसको कंप्यूट करोगे तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, आपका आपका स्लो हो जाएगा। तो फिर क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं क्या? तो फिर इस इन्हीं चीजों का जवाब देता है अपना मेमोआइजेशन। कैसे, देखो यहाँ पे सपोज कर लो आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना था। ठीक है, 5 का,
तो फिर 5 का फैक्टोरियल निकालना था, तो फिर इसके बेस केसेस क्या होंगे? बेस केसेस सीधी सी बात है 1 और 0 होंगे, तो आपको सबसे पहले तो चाहिए बेस केसेस। आपने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, जोड़ के यहाँ क्या आया, सपोज कर लो 1 आया, ठीक है, ये 1 देगा, ये 0 देगा। फिर अब एफ मतलब फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 2 आ गया, फिर ये 1 आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये आपका कैसे आया एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1, इन दोनों को जोड़ के आया, जोड़ के क्या आ गया, 2 आ गया आपका। और फिर अब आप आगे जाओगे, अब फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 4 कैसे आया, एफ ऑफ 4, तो फिर फिब ऑफ 4 ये आया, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 3, ठीक है, 3 आ गया। फिब ऑफ 5 कैसे आया, तो फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3, हाँ, टोटल ये 5 आ गया। तो फिर ये तो बेसिक चीजें, ये ट्री अब आई मीन टू से रिकर्सिव ट्री है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है जब आपको बोला जाता है कि आपको आपने 5 का आई मीन टू से ओवर हियर फिबोनाची सीक्वेंस बताना है कि 5 का फिबोनाची सीक्वेंस क्या होगा। अब जस्ट पार्डन में अगर मैंने फैक्टोरियल बोला हो तो फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो फिर इनिशियली आप क्या करते हो, सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो सबको, सब प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आपने तोड़ा, और आपके पास एक बेस केस भी है, तो फिर ये आप इंडक्टिवली कर रहे हो। लेकिन एक चीज देखो, इंडक्टिव के साथ क्या इशू था, हाँ, इंडक्टिव के साथ इशू ये था कि बार बार रिकम्प्यूट कर रहे थे आप सेम वैल्यू को, सेम मेथड को, जो कि सेम एक मेथड है जो कि सेम वैल्यू देने वाली है। तो फिर भाई आप उसे बार बार रिकम्प्यूट क्यों करोगे? अगर आप कर रहे हो तो आप आई मीन से भाई आप वेस्ट कर रहे हो स्टोरेज को। तो फिर इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? एक चीज देखो, देखो, जब आपको फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 3 फाइंड करना था, तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ी, 2 की और 1 की, ठीक है, 2 की और 1 की। यहाँ देखो 2 आ गया अपना। अब जब आपको फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 4 फाइंड करना था, तो किसकी जरूरत पड़ी, 3 की और 2 की। मतलब 2 का यूज यहाँ भी, वो आपने एक बार यहाँ भी कैलकुलेट करा, आपने एक बार यहाँ भी कैलकुलेट करा। वहीं एक चीज देखो, आपने यहाँ भी एक बार फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करा, फिर आपने यहाँ भी करा, फिर यहाँ भी करा, 0 एक बार यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर 1 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब देख रहे हो ना 2 कितनी बार रिपीट हो रही है, एक बार, दो बार, 3 बार, 1 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, 5 बार। तो फिर भाई एक ही मेथड को जो कि सेम वैल्यू देगा उसे हम बार बार रिपीट कर क्यों रहे हैं? तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं, हाँ, ओहो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। वो टेबल क्या करेगा अपना, तो फिर वो टेबल स्टोर करेगा, सपोज करो डिक्शनरी के फॉर्मेट में ना जी। तो फिर सपोज कर लो ये की है, कोई स्टोर करेगा, ये जब इनिशियली क्या होगा, सपोज कर लो ये फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 1 का वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये 2 का, ये सारी की सारी कीज हैं अपनी, ठीक है, और ये 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे करते करते बहुत कुछ है। इनिशियली आपने -1 सब जगह स्टोर कर दिया, मतलब इनिशियलाइज करने के लिए बस, क्योंकि -1 किसी का फिबोनाची सीक्वेंस होता नहीं है, तो फिर आपने -1 स्टोर कर दिया भाई। अब आप देखो इनिशियली क्या होगा कि जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ वैल्यू उसकी डालते जाओगे। फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 1 क्या होता है, 1, तो फिर अब आप इस -1 को यहाँ से हटाओगे, यहाँ आप डाल दोगे 1, ठीक है, और 0 0 भी होता है ना यहाँ पे 0, तो 0 का आप 0 डाल दोगे, ठीक है, ये इसी टेबल का हिस्सा है बाय द वे, ठीक है। अब जब आप 2 को कैलकुलेट करने जाओगे तो देख लोगे कि ये फिबोनाची सीक्वेंस, ये फिबोनाची सीक्वेंस पहले से कैलकुलेटेड है क्या? अगर कैलकुलेटेड नहीं है फिर तो ठीक है, अगर कैलकुलेटेड है तो फिर आप उसी फंक्शन को यूज करोगे, आप फिर से कॉल नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरह से आपका F2 यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, आपने यहाँ 1 डाल दिया। अब आप आए यहाँ, यहाँ पे आपको चाहिए F2 F1। अब आप इन दोनों को कॉल करने से पहले इस टेबल में करोगे चेक कि क्या F2 और F1 ऑलरेडी कॉल हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा ये, अगर -1 नहीं है उसके जगह पे, मतलब वो कॉल हो चुका है, अगर कोई ना कोई वैल्यू है तो मतलब वो कॉल हो चुका है, सीधी सी बात है। तो फिर फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 1 प्लस फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 2, अब डायरेक्ट यहीं से वैल्यू उठाओगे और ऐड कर दोगे उसको, तो फिर एफ ऑफ फिब ऑफ 3 क्या आया, 2, यहाँ आपने 2 डाला, हाँ। इसके बाद अब आप जाओगे एफ ऑफ 4 पे, तो फिर अब आप देखोगे क्या एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 2 ऑलरेडी कॉल्ड है, हाँ, यहाँ तो है ऑलरेडी वैल्यू, क्योंकि यहाँ -1 नहीं है, कुछ और है, मतलब कॉल हो चुका है। तो फिर आप डायरेक्ट यहीं से वैल्यू उठा लोगे। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप मेमोआइज कर रहे हो, मेमोआइजेशन हो रहा है यहाँ पे। मेमो मतलब क्या, रिमाइंडर। मेमो मतलब मैंने क्या बोला था, हाँ, मेमो मतलब मैंने क्या बोला था, मेमो का मतलब एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंड कराना बार बार, ठीक है। बाय द वे मेरी स्पेलिंग गलत थी थोड़ी बहुत। तो फिर
ये बार बार आपको रिमाइंड करवाएगा कि भाई आपने कॉल नहीं करना, आप ऑलरेडी कॉल कर चुके हो, आप ऑलरेडी स्टोर कर चुके हो अपनी वैल्यू को, तो आप यहाँ से उठा लो। इस तरह से हमें बार बार वैल्यू को रिकम्प्यूट नहीं करना पड़ा। अगर आपको बार बार किसी वैल्यू को भाई रिकम्प्यूट नहीं करना पड़ेगा तो उससे क्या हुआ, तो फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपने कुछ कॉस्ट बचाए, आपने उसे आई मीन से मेमोराइज कर लिया। हाँ, चलिए आगे हम देखते हैं लेक्चर को। और वही सारी चीज़ें, वेस्टफुल रिकम्प्यूटेशन जो है हमें उससे बचना होगा। तो फिर कैसे बचेंगे, क्योंकि ये ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, 2 to the power n कुछ ऐसा, मतलब यही होता है ना शायद, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हाट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सन शायद, बिग O ऑफ 2 to the power n, ठीक है, बिग O ऑफ 2 to the power n। तो फिर ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है अपना, और बार बार आप किसी वैल्यू को रिकम्प्यूट करोगे जो कि ऑलरेडी कंप्यूटेड, मतलब एक ही वैल्यू को, एक ही मेथड को आप बार बार कॉल करोगे, तो फिर लिटरली बहुत ज़्यादा आपका सिस्टम स्लो होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा काम। यहाँ देखो, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो फिर इन सारे वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेबल में डाल सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा 101 कैसे क्या काम हो रहा है। फिब ऑफ 5 क्या होता है, फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3, 3 2 दोनों का प्लस जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो फिर आपको फिबोनाची सीक्वेंस से आप फ्रेंडली होने चाहिए, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये तो उसका कोड रहा। हाँ, देख रहे हो आप, यहाँ एक बेस केस है, फिर आप उसको सब प्रॉब्लम्स में बार बार तोड़े जा रहे हो। फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम मेमोराइज कर सकते हैं इसको। मेमोराइज मैंने बताया क्या होता है, आपने एक टेबल बनाना है, उसमें कीज होंगी, डिक्शनरी टाइप समझ लो। और इनिशियली सब पे आप क्या करोगे, -1 -1 -1 डाल दोगे, ठीक है, क्योंकि -1 किसी का फिब होता नहीं है, किसी का फिबोनाची सीक्वेंस -1 आंसर नहीं आता, तो फिर आपने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आपने टेबल बनाया, मेमोरी टेबल आपने उसे कहा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, मेमोराइजेशन कैसे, चेक इफ द वैल्यूज टू बी कंप्यूटर वाज ऑलरेडी सीन बिफोर, मतलब चेक कर लो भाई टेबल में कि वैल्यू जो आप कंप्यूट करने वाले हो, क्या आप ऑलरेडी उसे कंप्यूट कर चुके हो क्या। अगर ऐसा हो चुका है तो डायरेक्ट यहाँ से उसकी वैल्यू उठा लो, बार बार क्यों कंप्यूट करना। स्टोर ईच न्यूली कंप्यूटेड वैल्यू इन टेबल, जो भी आप वैल्यू नई नई कंप्यूट करोगे उसे आप स्टोर कर दो टेबल में। तो वही चीजें तो कर रहे थे, इनिशियली -1 था, हम उसे कंप्यूट कर रहे थे। इससे अब आपका क्या होगा कि कंप्यूटेशन का मतलब कंप्यूटेशन जो है वो लीनियर हो जाएगा। और यहाँ क्या था, एक्सपोनेंशियल था भाई। हाँ, टू बिगो ऑफ, अरे भाई, बिगो ऑफ 2 to the power n था। अब आपका क्या हो गया, अब वो लीनियर हो गया, ठीक है। मेमोराइजेशन, रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर मैंने क्या बताया, मेमोराइजेशन में आप क्या करो, वैल्यू करो स्टोर, अगर स्टोर नहीं है तो। और जब आप नेक्स्ट टाइम उस फंक्शन को करो कॉल, अपने मेथड को, तो एक बार चेक कर लो क्या वो वैल्यू स्टोर्ड है या नहीं है। अगर वो स्टोर्ड ऑलरेडी है, वहाँ कोई ना कोई वैल्यू है उस की के ऊपर, तो फिर आप रिटर्न कर दो उसकी वैल्यू को, वहीं से क्यों कॉल करना उस फंक्शन को। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वही कोड है अपना फिबोनाची सीक्वेंस वाला। हाँ, बहुत इजीली, जो कि आपने यहाँ पे देखा यही कोड है, बस यहाँ पे इससे पहले कुछ डाल दिया गया है। हाँ, क्या डाला गया है बेस केस से पहले, कि अगर तो n आपका है फिबोनाची फिब टेबल में, मतलब सपोज कर लो n मैंने बोला 3, अगर तो 3 इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। अगर 3 इसमें ऑलरेडी है, आप चेक कर लोगे फिबोनाची सीक्वेंस डॉट कीज ऐसा कुछ, उसकी n जो भी वैल्यूज हो, अगर n आपका है इसमें, उस कीज में कुछ वैल्यू है वहाँ स्टोर्ड है, तो फिर आप उसे रिटर्न कर दो। और फिर आपने यहाँ पे जनरल जो बेस केस था आपका, और ये आपने आपके रिकर्सिव सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, इंडक्टिव चीजें। और फिर जब कंप्यूट हो जाए, सपोज करो वैल्यू नहीं मिली, तो आपने करा कंप्यूट वैल्यू को, और आप उस वैल्यू को n के जगह पे डाल दोगे, ठीक है। सपोज कर लो आपने 4 पे -1 था, तो अब आप 4 पे क्या करोगे, वो वैल्यू डाल दोगे। चलिए आगे चलते हैं। और अब बात आई कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसमें कहाँ से आ गया। सब कुछ तो समझा दिया भाई, अपने मेमोराइजेशन समझा दिया, कैसे क्या हो रहा है वो समझा दिया। अब हम इसको 3 पैरामीटर के लिए भी कॉल कर सकते हैं, क्या है, बस कुछ नहीं, तीनों को चेक कर लो उसमें है या नहीं है टेबल में। अगर है तो फिर डायरेक्ट वहीं से रिटर्न कर दो, वरना एट लास्ट जब आप कंप्यूट कर लोगे ना, तो फिर उस पैरामीटर के ऊपर वो वैल्यू डाल देना। अब बात आई भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। तो फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, तो फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आपको पता है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर पता होगा। उसमें क्या होता था कि हम वो काम पहले करते थे जिसकी जरूरत होती थी। हाँ, जैसे सपोज कर लो, फॉर नाउ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पढ़ी है तो आपको याद ही होगा, बट मैं आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड करवा देता हूँ। सपोज करो आपने घर बनाना है, ठीक है, तो फिर सबसे पहले क्या करोगे, मटेरियल जमा करोगे।
उसके बाद जो भी आपकी बेस है वो बनेंगी। फिर आप बिल्डिंग बनाना शुरू करोगे। जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करोगे? पहले तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, पूरी पूरी वायरिंग करवा दोगे, फिर करोगे उसके ऊपर प्लास्टर, फिर करोगे पुट्टी, फिर पेंट। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा कि पहले आपने पेंट कर दिया फिर प्लास्टर करा, नहीं होगा ना ऐसा। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको चाहिए। सब प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई वायरिंग करवाना है, इसमें पेंटिंग करवाना है, पुट्टी करवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। तो फिर कई सारी सब प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको टोपोलॉजिकल ऑर्डर में करते हो। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है मेमोराइजेशन में। मेमोराइजेशन में क्या था कि हम वैल्यू को रिकम्प्यूट ना करना पड़े, इसीलिए हम उसे स्टोर कर रहे थे। ये क्या बोलता है, इसका कहना है कि अगर आपको जरूरत है किसका, आई मीन टू से ओवर हियर, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता कि फिर एफ ऑफ टू बताओ क्या होगा, तो फिर एफ ऑफ टू बताने के लिए, फिब ऑफ टू बताने के लिए तो जरूरी है ना कि फिब ऑफ वन और फिब ऑफ जीरो ऑलरेडी कंप्यूटेड हो चुका हो। तो फिर इसका पहले चलना जरूरी है। मैं बोलूँ फिब ऑफ भाई फोर बता दे क्या होगा, तो फिर उसके लिए हमें फिब ऑफ थ्री, फिब ऑफ टू पता होना चाहिए। मतलब इस ये चले उससे पहले इसका चलना बहुत जरूरी है। मैं बोलूँ फिब ऑफ थ्री बता दे, मतलब ये चले उससे पहले इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है। तो यही चीजें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप एंटीसिपेट करते हो मतलब जो भी स्ट्रक्चर है सब प्रॉब्लम्स की वो, और इंडक्टिव डेफिनेशन से आपने इसे करा डिराइव, मतलब कई सारे सब प्रॉब्लम्स में। ठीक है, और इसमें डिपेंडेंसी जो होती है वो क्या फॉर्म करती है, डैग। अगर आपको याद हो तो ये क्या है आपका डैग, डायरेक्ट एसाइक्लिक, हाँ, ग्राफ। मतलब भाई ये डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ है, कोई साइकिल नहीं बन रहा, आप श्योर हो, बहुत सीधी सी बात है। तो फिर आप उसे टोपोलॉजिकल ऑर्डर में उस सब प्रॉब्लम को करो सॉल्व। ठीक है, वही आपकी क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नेवर नीड टू मेक रिकर्सिव कॉल, तो फिर इससे आपको रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो अगर आपको फीब ऑफ फाइव चाहिए उसके लिए इन दोनों का होना जरूरी है, फोर थ्री का। फीब ऑफ फोर चाहिए ना, तो उसके लिए इन दोनों का होना जरूरी है। फीब ऑफ थ्री चाहिए तो फिर उसके लिए इन दोनों का होना जरूरी है। टू चाहिए तो इन दोनों का होना जरूरी है। मतलब यहाँ एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यही आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डेट्स इट। अभी बहुत शॉर्ट में लेक्चर में भी, आपके लेक्चर में भी बहुत शॉर्ट में बताया गया, मैंने भी बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समरी देख लेते हैं इसकी। तो फिर मेमोराइजेशन में क्या था, सब प्रॉब्लम्स की वैल्यू को आप टेबल में स्टोर कर रहे थे और एक बार लुकअप करते थे, एक बार आप देख लेते थे रिकर्सिव कॉल करने से पहले। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या हुआ कि आप सब प्रॉब्लम को टोपोलॉजिकल ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हो। हाँ, प्रॉपर ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हो आप। डिपेंडेंसी टैग फॉर्म कर रही है, ये साइक्लिक होनी चाहिए जो भी आपकी ग्राफ बनेगी। आइटरेटिव इवेल्युएशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स, नो रिकर्जन। अब आप आइटरेटिवली उसको आई एम से ओ भैया क्या कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, इसलिए कोई रिकर्जन यहाँ है ही नहीं, रिकर्जन का कुछ है ही नहीं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो फिर आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर इस लेक्चर को यहीं करते हैं हम एंड, मिलते हैं अपने किसमें 9.3 में। वो लेक्चर लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो तो। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर।